संगीत सरिता। संगीत में गुरु का अनन्य साधारण महत्व। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नरेंद्र कणेकर। संगीत सरिता की श्रोताओं को नमस्कार। पहले हम लोगों ने देखा है बोल का महत्व काफ़ी होता है और शब्दार्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको पिछले बताया। तो अब इसके उपरांत कई बंदिशें पारंपरिक रचनाएं जाहिर महफिलों में पेश करने से गुरुजनों का, बुजुर्गों का या अन्य थोर गायकों का अनवधान से क्यों न हो अनादर हो सकता है। मिसाल है सावनी में एक बंदिश। शुरू के बोल हैं जाने अकल सब जाने हो सकता है ऐसी बंदिशें किसी विशिष्ट बैकग्राउंड पर या घटना पर बनाई गई हो। बेहतर है कि इनको गाना हो तो किसी प्राइवेट कॉन्सर्ट में भी गाया जाए, आम सभा में नहीं। अब शब्दार्थ के अलावा शब्दोच्चार, ह्रस्व, दीर्घ, स्वर और व्यंजन पर ध्यान देने से बंदिश का सौंदर्य बढ़ता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह हम किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, उसी ढंग से, उसी अंदाज से शब्दोच्चार की ऊंचाई, नीचाई और गहराई होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल नेचुरल टोन में समुच्च गायन पेश करने से उसका असर सुनने वाले पर अच्छा होता है। जो बात संगीत के जरिए गायक कम्युनिकेट करना चाहता है वो बात बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गायक खुद अपने गायन का आनंद उठा सकता है और इसलिए ऑडियंस तक पहुंचा भी सकता है। गायन में स्वर और व्यंजन, ह्रस्व और दीर्घ के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। पलकन डगर बुहारूं, इस पंक्ति में शुरू के 7 शब्द व्यंजन और बू ये ह्रस्व होने के कारण इन 8 शब्दों के उच्चार शॉर्ट और हा ये स्वर होने के कारण उसका उच्चार दीर्घ होना चाहिए। जैसे पलकन डगर बुहारूं। पारंपरिक पुरानी बंदिशों में नायकों ने वे कवि होने के कारण काफ़ी ध्यान दिया है। इसकी प्रचिति समझदार और अधिकारी गुरु से शिक्षा पाने से आती है। पुराने ज़माने में शब्दों का अपभ्रंश होना संभव था। कुछ अंश तक यह अपरिहार्य भी था, लेकिन शिष्य चाहे तो बंदिश का अर्थ या आशय गुरु से पूछ सकता है और गुरु उसकी शंका दूर कर सकता है। अक्सर ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे गुरु जी को आगरा के अलावा और भी घरानों से दिलचस्पी है। इसका मतलब यह नहीं कि अपने घराने का उनको सार्थ अभिमान नहीं। वे मानते हैं कि हर एक घराने की कुछ खासियत होती है जिसकी वे कदर करते हैं। उसके भी आगे बढ़ के उनका विश्वास है कि कलाकार किसी भी घराने का हो, किसी भी उम्र का हो, तैयार हो या होनहार, उसमें ज़रूर कुछ सुनने लायक होगा ही। और इसी प्रेरणा से वे सामने बैठ के ध्यान से और बड़ी एकाग्रता से किसी भी व्यक्ति का गायन वादन सुनते हैं। इसमें उनका सौजन्य है, उनका गौरव है। अब मैं रहा उनका एक सीनियर शिष्य। जहाँ तक घराने का सवाल है, मैंने 2 घराने की शिक्षा पाई है, आगरा और जयपुर। ये कहना होगा कि चूंकि काने बुआ का सहवास, उनका मार्गदर्शन, उनकी तालीम मुझे शुरू में
और ज़्यादा मिली। आगरा घराने का प्रभाव मुझ पर अधिक रहा। बाद में जयपुर घराने के पंडित रत्नाकर जी पै से मैंने कई बंदिशें हासिल की। उनमें कुछ अनवट रागों में अप्रचलित बंदिशें भी शामिल हैं, लेकिन इन पर मेरा इतना विचार या रियाज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि जितने कॉन्फिडेंस से मैं आगरे वाली बंदिशें पेश करता था और अब भी करता हूं, उतने इससे जयपुर की नहीं कर सकता, ये मानना पड़ेगा। सच बात तो यह है कि मुझे जयपुर गायकी, खास करके रत्नाकर जी की शैली बेहद पसंद है। इसलिए तो मैंने काणे बुआ की राय लेकर बाकायदा उनके पास जयपुर गायकी का अभ्यास करने शुरू किया। सूरश्री केसरबाई केरकर का सहवास काणे बुआ को मिला है और उनके गायकी का प्रभाव बुआ साहब के गायन पर ज़रूर पड़ा है। जयपुर की जो कुछ तालीम मुझे मिली है, उसके बावजूद माई फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज फॉर आगरा गायकी। मुझे उस गायकी से बेहद प्रेम है। हो सकता है कि इसके जिम्मेदार स्वयं काणे बुआ हैं। उनके बारे में मैं जो एक बात आपको अब बताने जा रहा हूँ, उससे उनके श्रेष्ठत्व की झलक मिल सकती है। मेरे जैसे बुआ साहब के और भी शिष्य हैं। उनमें से कई मुझसे बहुत जूनियर भी हैं, जो इचलकरंजी के आसपास की गांवों में रहते हैं और बुआ साहब के घर 2-4 दिन रह के संगीत की शिक्षा पाते हैं। बुआ साहब पढ़ाई की ट्यूशन फीस तो नहीं लेते। मैं कहूँगा अगर कोई गुरुकुल वर्थ द नेम हो तो वो है इचलकरंजी में हमारे काणे बुआ के घर में। गुरुकुल की कल्पना असल में कालबाह्य समझी जाती है, लेकिन इस जमाने में इचलकरंजी का गुरुकुल एक ग्लोरियस एक्सेप्शन चाहे तो कहला सकता है। साल में 2-3 बार मैं इचलकरंजी में जाया करता हूँ। थोड़ी बहुत मेरी भी पढ़ाई हो जाती है। ज़्यादातर पुराने बंदिशों पर विचार विनिमय चर्चा भी होती है। उससे मेरे विचारों को चालना मिलती है और मेरा गायन अधिक समृद्ध बनता है। इसके अलावा रत्नाकर जी से प्राप्त कई बंदिशें बुआ साहब मुझसे गवा लेते हैं। एकाध बंदिश अगर उन्हें पसंद आई तो उसमें नई उपज सुझाते। इस तरह मेरा खुद का उन बंदिशों पर रियाज और चिंतन होता है। इसके बाद कुछ चुनी हुई बंदिशों को लेके उनके जूनियर शिष्यों को अपने उपस्थिति में मुझसे वो सिखलाते हैं। गुरुजी की एक जूनियर मोस्ट शिष्या है। उसे मैंने बुआ साहब के उपस्थिति में जयपुर की कुछ सुंदर बंदिशों की तालीम दी है। जब कभी मुझे इचलकरंजी में बुआ साहब का सहवास मिलता है और उनके शिष्य शिष्या ट्यूशन के लिए आती हैं, तब अक्सर मुझे भी उनकी पढ़ाई सुनने का और ग्रहण करने का मौका मिलता है। भिन्न भिन्न घरानों की खासियत अपने शिष्यगण तक पहुंचाने का एक अनोखा तरीका काणे बुआ ने बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया है। जिन बंदिशों को इस तरह मुझसे गवाया है, उनमें से एक है दीपकी या डागुरी और दूसरी है बसंती केदार। वो कुछ इस प्रकार है। दीपकी है रूपक ताल में आ, आ,
मुरली मधुर आधर धार मद मंत्र पढ़दी मेरो मन हरली हरे बिरमोन मोहन मेरो मेरो मन हरली अभी आप सुन रहे थे श्री नरेंद्र कणेकर द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला संगीत में गुरु का अनन्य साधारण महत्व की दूसरी कड़ी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। Ba-da-da-da.